हमारी गाज पेश कर 2026 का जनमत में, जिसमें हम सुबह से लगातार 5 राज्यों के संदर्भ में जो मतगणना चल रही है उनके हालातों को आपके बीच साझा कर रहे हैं। मतगणना के अंतर्गत जो रुझान आ रहे हैं वो रुझान सभी पक्षों के लिए चौंकाने वाले भी हैं और अभी उसका बनाए रखने में सफल करने वाले भी हैं। सबसे बड़ी दिलचस्पी का विषय था पश्चिम बंगाल, जहां पर 15 साल से ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के बैनर तले सत्ता में थी। सबसे बड़ा सवाल भारतीय राजनीति में यह था, क्या भारतीय जनता पार्टी ममता के किले को जीत पाएगी। प्रारंभिक रुझान ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के किले में दरार पड़ गई है। 294 सीटों पर मतदान हुआ। आज मतगणना 293 सीटों पर हो रही है। एक सीट पर पुनः मतदान के संदर्भ में चुनाव आयोग ने फैसला लिया। 293 सीटें हैं। बहुमत के संदर्भ में जो आंकड़ा चाहिए था वो किसी भी राजनीतिक दल को 147 सीटों का चाहिए था। रुझानों के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। हमारी जानकारी यह बताती है कि इस समय 150 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल पहले पश्चिम बंगाल में महज 3 सीटों पर थी, वो भारतीय जनता पार्टी जो 5 साल पहले 77 सीटें जीत पाने में सफल रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी प्रारंभिक रुझानों में 150 सीटों को जीतती हुई दिख रही है। और तृणमूल कांग्रेस की 15 साल बाद सत्ता से विदाई के हालात बन गए हैं। इस समय 92 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। भाजपा के मुकाबले काफी बड़े अंतर से टीएमसी पीछे है। और इससे भी ज्यादा खराब बात यह है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार चुकी ममता बनर्जी 2021 में, 2026 में एक बार फिर शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हारती हुई दिख रही है। पिछली बार पार्टी जीती थी, ममता हारी थी। इस बार पार्टी और ममता दोनों के हारने के हालात हैं। इस समय पर हालात ये बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में भी आगे चल रहे हैं। परंपरागत सीट नंदीग्राम में तो वो आगे है ही, जहां से वो पिछली बार ममता बनर्जी को चुनाव हराए थे, पर इस बार वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, और वो इस समय भवानीपुर से भी आगे हैं। खास बात यह कि शुभेंदु अधिकारी गलतफहमी के शिकार नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने प्रारंभिक प्रतिक्रिया ये दी है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, 50% काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी टिप्पणी दूंगा। एक परिपक्व टिप्पणी राजनेता से जो अपेक्षित होती है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। चौंकाने वाला घटनाक्रम हो रहा है तमिलनाडु के संदर्भ में, जहां पर तमाम एग्जिट पोल, एक एक्सिस इंडिया को छोड़कर, सबने डीएमके की सत्ता में वापसी के संदर्भ में आसार बताए थे। उस तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक दल जिसका उदय हुआ, टीवीके, जो मशहूर फिल्म अभिनेता विजयकांत की पार्टी थी, वो इस समय चमत्कारिक प्रदर्शन कर रही है। हमारी जानकारी के अनुसार इस समय टीवीके डीएमके के मुकाबले एक बड़े अंतर से आगे है। तात्कालिक आंकड़ा जो हमारे पास है उसके अनुसार टीवीके 226 सीटों के रुझानों में 103 सीटों पर आगे है। डीएमके मात्र 51 सीटों पर आगे रह गई है। और एआईएडीएमके, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी एक महत्वपूर्ण घटक है, 72 सीटों पर आगे है। अब तो दिलचस्पी इस बात को लेकर रहेगी कि टीवीके स्वयं सरकार बनाएगी या किसी के साथ सरकार बनाएगी। क्या भाजपा अकेले टीवीके के साथ जाएगी ये, या एआईएडीएमके और टीवीके कोई नई कहानी बनाएंगे, ये जानना दिलचस्प होगा। असम पूर्वानुमान के अनुरूप ही परिणाम दे रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन एक स्पष्ट बहुमत की ओर आगे बढ़ चला है। कांग्रेस को भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। केरल उसके खाते में आता हुआ दिख रहा है। वाम मोर्चा तसल्ली से चुनाव हारता हुआ दिख रहा है, ऐसे रुझान बता रहे हैं। 140 सीटें, 96 सीटों पर यूडीएफ आ गया, मतलब कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन। और वहीं वाम मोर्चा जो सत्ता में है, विजयन जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, 39 सीटों पर यह गठबंधन आ गया, मतलब कांग्रेस का गठबंधन दुगने से ज्यादा सीटों पर आ गया है। अर्थात केरल में सत्ता परिवर्तन तय, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन के हालात, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के हालात, असम में सत्ता बरकरार और पुडुचेरी में भी सत्ता बरकरार। ऐसे रुझानों के बीच हमारे साथ जाने माने चुनाव विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर जी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए जुड़ गए। गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, और आपकी पहली प्रतिक्रिया इन रुझानों को लेकर। जो रुझान अभी चारों 5 राज्य से आ रहे हैं, उसमें यदि असम को अपवाद मान ले तो मोटे तौर पर बदलाव के संकेत ये चुनाव परिणाम के रुझान जो है चुनाव परिणाम के वो देते हुए देख रहे हैं।
जो केरल में ऐसा लग रहा था कि जरूर बार बार जो पार्टियां बदलती चुनाव में, और इस बार शायद लेफ्ट फ्रंट को हार का सामना करना पड़े, लगभग उसी तरह का रिजल्ट है। लेकिन तमिलनाडु में और खासकर वेस्ट बंगाल में जिस तरह के बदलाव के रुझान दिख रहे हैं, वो दिखाते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी कहें उसको, या जो सत्ताधारी दल के खिलाफ लोगों का जो एक जो संतोष है, नाराजगी न भी सही, तो वो इसमें स्पष्ट दिखता है। तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल को लेकर आप क्या कहेंगे? भाजपा की एक बड़ी प्रयोगशाला पश्चिम बंगाल, किसकी जीत के तौर पर देखते हैं आप इसे? अमित शाह की रणनीति के तौर पर, मोदी की लोकप्रियता के तौर पर, या भाजपा के नए शुभंकर नितिन नवीन के तौर पर? बिहार बिना लड़े हासिल कर लिए, पश्चिम बंगाल इस तरीके से हासिल करते हुए दिख रहे हैं। क्या कहते हैं गिरिजा जी? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए, जी। और बीजेपी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसका जो चुनाव अभियान है या इलेक्शन स्ट्रेटेजी है, वो मोनोटोनस नहीं होता। जी। एक ही पैटर्न पर वो हर जगह चुनाव लड़े, वो बीजेपी वैसा नहीं करती। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थितियों में वो अपने नए नए रणनीति इवॉल्व करती है। आप देखेंगे इस बार की 21 के चुनाव में जिस तरह से जितनी सफलता उसको मिली थी, और 26 के चुनाव में उसने पूरी रणनीति, जो 21 की रणनीति बदल दी। जो उसके ऊपर आरोप लगता था कि वो बाहरी पार्टी है, तो उसको झालमुड़ी खा के या मछली खा के या कुछ और इस तरह करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कम बाहरी नहीं है जी। और जो बड़ा चुनाव अभियान जो देखने में मिला, जो बड़ा मुद्दा देखने में मिला, वो मुद्दा जो बीजेपी ने उठाया बदलाव का, जो घुसपैठिए का और हिंदू मुस्लिम का और बाकी तमाम जो मुद्दे थे, तो वो मुद्दे थे ही। लेकिन जो ममता सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को दो बड़े मुद्दों को लेकर उठाया, एक बेरोजगारी और एक महिलाओं की सुरक्षा, और उसके साथ उन्होंने बदलाव की बात की। वो बदलाव की बात जो है वो नए जनरेशन को बहुत सूट करता है। एक जो ट्रेडिशनल वोटर है वो टीएमसी के साथ रहा है और मेरे ख्याल से इस चुनाव में भी होगा ही। लेकिन एक बड़ा वोटर जो जिसमें कि यूथ ज्यादा शामिल हैं, जिनको की जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जिनको कुछ पाने की चाह है, और जिनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट जो है वो वेस्ट बंगाल में नहीं, वो हर जगह है। लेकिन उसको इनकैश करने की रणनीति जो बीजेपी ने बनाई, उसमें मुझे लगता है कि उनको काफी सफलता मिल रही है। और अच्छा गिरिजा जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आप तो बहुत गहरे पत्रकार हैं। क्या आप मानते हैं कि 2024 में बीजेपी को बहुमत ना मिलना भाजपा को एक व्यापक स्तर पर रणनीतिक परिवर्तन के लिए बाध्य कर गया? तो आप देखें कि 2024 में उम्मीद के विपरीत भाजपा का प्रदर्शन रहा था। 400 पार के नारे लगाने वाले लोग 240 पर सिमटे, पर उसके बाद से जो भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, भाजपा अपेक्षाओं से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। इस पर आपकी दृष्टि जाती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने वही कहा ना कि वो हर चुनाव में अलग अलग तरीके से अलग अलग रणनीति अपनाती है। एक मोनोटोनी उसमें नहीं होती, एक मैकेनिकल फॉर्मेट नहीं उनका कि चुनाव अभियान चलाने का, चुनाव रणनीति बनाने का। वो चुनाव के आधार पर, राज्यों के आधार पर, मतदाताओं के मूड के आधार पर अपनी रणनीति बनाती है, और कौन सा मुद्दा ऐसा है जो लोगों को कैच कर सकता है, कैसे लोगों से जुड़ा जा सकता है, इसको लेकर बहुत जमीनी स्तर पर काम होता है। आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी की बड़ी ताकतें थी, उसका संगठन जो बिल्कुल विलेज लेवल तक जो उनका संगठन बना हुआ था, उसको भेद पाना दूसरी पार्टियों के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। इस बात को बीजेपी ने बिल्कुल चैलेंज के रूप में लिया, और इस बार आप देखेंगे कि संगठन के स्तर पर बीजेपी ने जितनी घुसपैठ वहां की है, जितनी पैठ अपनी जमाई है, और जिस तरह गृह मंत्री खुद 2 हफ्ते तक वहां कैंप करके रहे, तो उसने जो है वो इस तरह रणनीति बनाना, रणनीति बदलना, ये बीजेपी की खासियत रही है चुनाव की। क्या आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ समय से अपने आप को मोदी फैक्टर से भी बाहर निकालकर दूसरे फैक्टर में भी अपने आप को केंद्रित किया है? एक दौर ऐसा चला जब
केवल मोदी के नाम पर ही चुनाव जीत लेंगे, इस रणनीति पर काम करते थे। पर पिछले कुछ समय से आप महसूस करते हैं कि अब मोदी फैक्टर तो रहता है, मोदी का चेहरा भी सामने रहता है, लेकिन जमीनी स्तर पर जमावट पर ज्यादा फोकस हो गया। इस पर आपकी कोई दृष्टि? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मोदी चूंकि उनके पार्टी के नेता भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, और आज भी उनका चुनावी आकर्षण बना हुआ है, तो उसका उपयोग तो पार्टी करती है। लेकिन जो पूरी तौर पर मोदी के चेहरे पर, मोदी के नाम पर आश्रित रहकर पूरे चुनाव कैंपेन को वहां पर सेंट्रलाइज करना, वो करने के बजाय मोदी का उपयोग एक सीमित रूप से किया जाता है। देखिए, आप बंगाल में देखेंगे आप कि चुनाव कैंपेन में मोदी जी गए बहुत जगह पर, बहुत सारी सभाएं ली, बहुत सारे दौरे किए, लेकिन उनका स्टेक पे उनका दांव नहीं लगा था। दांव पे लगा था अमित शाह और पार्टी, और पार्टी के संगठन को जो है वो ज्यादा तवज्जो देने की कोशिश बीजेपी करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि केवल मोदी के चेहरे को लेकर या डबल इंजन सरकार के नारे को लेकर बहुत लंबा नहीं चला जा सकता। उनको अलग अलग तरीके से, अलग अलग राज्यों की जरूरतों के लिहाज से अपनी रणनीति बनानी होगी, और इसीलिए बीजेपी दूसरी पार्टियों से मुझे अलग लगती है कि उसके रणनीति में, उसके चुनाव अभियान में, उसकी तैयारियों में बिल्कुल नए नए प्रयोग होते रहते हैं, और वो नए प्रयोग ही उसको कई जगह पर जो बड़ी सफलताएं मिलती है, वो इस नए प्रयोगों के कारण उनको सफलता मिलती है। अच्छा, इन प्रयोगों में एसआईआर फैक्टर को कितना देखते हैं गिरिजा शंकर जी? एसआईआर फैक्टर जो एक मुद्दा बनना था, वो मुद्दा बन नहीं पाया। तो एसआईआर को लेकर जो लंबी लड़ाई लड़ी कोर्ट में और यहां वहां सब जगह सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, लेकिन कहीं पर भी एक लॉजिकल कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए विपक्ष के लोग। तो जाहिर है कि वो एसआईआर का मुद्दा जो है, जब आम जिंदगी की बात होती है, जब बेरोजगारी की बात होती है, जब काम धंधे की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, तो जाहिर है कि घुसपैठिए या एसआईआर का मुद्दा जो है वो बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता। और बीजेपी ने आप देखेंगे कि ये मुद्दे उठाए जरूर, लेकिन इन पर पूरा अपना कैंपेन फोकस नहीं किया। उनका कैंपेन पूरा फोकस था बदलाव को लेकर, कि आप बदलिए, हमको लाइए और देखिए हम किस तरह की खुशहाली हम लाते हैं। और बदलाव का जो नारा है वो एक बहुत आकर्षक नारा होता है, और खासकर तब जब कोई पार्टी 15 साल से सरकार में हो, तो वो बदलाव का नारा जो है उसने बड़ा काम किया है। उसने बड़ा काम किया है। मैं कुछ अपडेट अपने दर्शकों से साझा करना चाहूंगा चर्चित चेहरों के संदर्भ में। अभी केवल और केवल एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो विधानसभा चुनाव में अपनी सीट पर पीछे चल रहा है। वो नाम एम.के. स्टालिन का है, जो कोल्हापुर विधानसभा क्षेत्र में पीछे चल रहे हैं। पिनराई विजयन जो इस समय केरल के मुख्यमंत्री हैं, उनकी पार्टी, उनका गठबंधन भले ही चुनाव में पीछे चल रहा है, वह अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। ममता बनर्जी के संदर्भ में खबर अभी भी आई है कि भवानीपुर में वो वापस आगे हो गई हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में आगे चल रहे हैं, भले ही वो भवानीपुर में ममता बनर्जी के मुकाबले पीछे हैं। रूपा गांगुली एक चर्चित चेहरा है, वह भी इस समय पर आगे चल रही हैं। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी का एक तेज तर्रार चेहरा पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी के घोर विरोधी, लेकिन वो चुनाव में पीछे चल रहे हैं। और एक बाबरी मस्जिद बनवा रहे थे हुमायूं कबीर, मस्जिद तो क्या बनवाएंगे, हाल फिलहाल अपनी सीट पर वो पीछे चल रहे हैं। गिरिजा शंकर जी हमारे साथ में, उनसे बने रहेंगे, पर इस दौरान कुछ बयान हमारे पास आए हैं, उन बयानों को अपनी निगाह से गुजरवाते हैं। एक बार सुनिए कि इन रुझानों को लेकर दिग्गज राजनेताओं की पहली प्रतिक्रिया क्या है। The encouraging thing is that within an hour and a quarter there seems to be a very clear trend in our favor, and even some reasonably popular politicians from the LDF are trailing, which I agree is entirely premature, because they've counted a couple of rounds, there'll be 8-10 rounds to count. But I just want to say that I think it's very clear that the Kerala electorate has to be congratulated. They understand the issues. Even if they like a particular MLA or minister or whatever, as an individual, they realize that casting a vote there means casting a vote for a continuation of misgovernance. And for that reason, they have decided
it's time for a change. And even people whose individual popularity we are not disputing seem to be behind. This, I think, is a very good sign. आसाम का जनता डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में एकजुट इसलिए हुआ है क्योंकि आसाम को डेवलपमेंट चाहिए। बहुत दिन का बाद जो डेवलपमेंट आसाम में देखने को सबको सुযোগ मिला है, सौभाग्य हुआ है, वो डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए ही जनता का एक रायदान है और वो राय थोड़ा 2-3 घंटा का बाद आप लोग सबको मालूम हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का सपना साकार होने जा रहा है। पूरा देश का जो कार्यकर्ता है उसका सपना था सीमा परिषद के भूमि पे सीमा परिषद का सरकार बनाने का, गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाने का सपना आज पूरा होने जा रहा है। काम किया, जितना अनएम्प्लॉयमेंट लड़का लोग को बिना पैसा में 1.5 लाख को नौकरी दिया है, एक पैसा नहीं लेके। ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो ब्रिजेस का डेवलपमेंट, ऑल डेवलपमेंट के लिए असम का जनता हिमंत बिश्व शर्मा जी को आशीर्वाद दे रहा है, प्यार दे रहा है और हम लोगों को भी प्यार मिल रहा है। तो सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, जिसके पक्ष में रुझान है वो उस अनुसार बात कर रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हम बता रहे थे कि कौन आगे कौन पीछे, उसमें तमिलनाडु के संदर्भ में 3 चेहरों के संदर्भ में आपकी दिलचस्पी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री स्टालिन चुनाव हार रहे हैं, पार्टी के स्तर पर भी और अपनी विधानसभा सीट पर भी। एक सनातन को बीमारी बताने वाले स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। अब सनातन कितनी बड़ी बीमारी ये तो वक्त बताएगा, पर उदयनिधि को अपने इस बयान की कीमत चुकानी पड़ रही है। उदयनिधि स्टालिन भी विधानसभा चुनाव में पीछे चल रहे हैं, मतलब बाप बेटा दोनों ही इस समय चुनाव में पीछे चल रहे हैं अपनी पार्टी के साथ साथ। पर जो महत्वपूर्ण बात है, पूर्व मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम भी जो है इस समय पर अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। पर चर्चित अभिनेता टीवीके के संस्थापक विजयकांत वह अपनी विधानसभा सीट पर भी आगे चल रहे हैं और इस समय सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर तमिलनाडु में उभर कर सामने आ रहे हैं। इस पर कोई टिप्पणी कर देंगे। पश्चिम बंगाल पर तो बहुत बातचीत हो रही है, पर क्या आप मानते हैं कि टीवीके को उसकी ताकत को, उसकी संजीदगी को समझ पाने में देश के अधिकांश राजनीतिक समीक्षक, प्रेक्षक, सर्वे एजेंसियां नाकामयाब रही? एक प्रदीप गुप्ता एक्सिस को छोड़कर कोई टीवीके के संदर्भ में आकलन नहीं कर पाया कि विजयकांत क्या कमाल कर पाएंगे। देखिए, जहां जिन समीक्षकों या विश्लेषकों या सर्वेक्षकों की बात आप कर रहे हैं जी, आप उसमें से देखेंगे अधिकांश ऐसे हैं जो दिल्ली के बाहर कभी गए ही नहीं और दिल्ली से बैठकर वो तमाम राज्यों की राजनीति की जो गहराइयां हैं उसका विश्लेषण करते हैं। तो जाहिर है कि उनकी नजरों से विजय का ओझल होना कोई बहुत अस्वाभाविक नहीं है। जो तमिलनाडु की स्थिति जो है आप देखेंगे कि पिछले 5 दशकों से जो वहां की राजनीति है वो एआईडीएमके और डीएमके के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। जाहिर है कि ऐसी स्थिति में जब कोई तीसरा चेहरा या कोई तीसरी पार्टी यदि तो अपनी पूरी संजीदगी के साथ यदि मैदान में उतरती है तो उसकी स्वीकारोक्ति जल्दी बन जाती है, जो तमिलनाडु में हुआ। आप आम आदमी पार्टी के को भी देखें आप कि जिन जिन राज्यों में ऐसी स्थितियां हैं कि जहां 2 पार्टी का सिस्टम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, वहां पर तीसरी पार्टी की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस बात की कोशिश तीसरी पार्टियां कभी करती नहीं है। लेकिन जहां जहां भी इस तरह की कोशिश हुई है वो सफल रही है। जो विजय की पार्टी जो है वो एक तरह से देखेंगे आपकी एमजी रामचंद्रन और एनटीआर के बाद ये तीसरा चेहरा होगा फिल्म इंडस्ट्री का, जो राजनीति में इतनी सफलता के साथ सामने आया है। और जाहिर है ये कितने इनकी लॉन्गेविटी कितनी होगी इन पार्टियों की, इन नेताओं की, ये हम नहीं कहते, लेकिन ऐसी स्थिति में जब लगातार किसी राज्य में चुनावी राजनीति 2 पार्टियों के बीच में कैद हो जाए और लोगों के पास दो के अलावा किसी और को चुनने का विकल्प न हो, ऐसी स्थिति में जब भी उनको विकल्प मिलता है उस विकल्प को स्वीकार करते हैं। वो विजय की पार्टी की जो बढ़त अभी है उसमें मैं उसी फैक्टर को देखता हूं। देखिए 234 सीटों की तमिलनाडु विधानसभा है, जहां पे बहुमत के लिए 118 का आंकड़ा चाहिए। टीवी के सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर तो उभर रही है, पर रुझान उसे स्पष्ट बहुमत देते हुए नहीं दिख रहे। क्या आप मानते हैं कि टीवी को भारतीय जनता पार्टी की बैसाखी मिलेगी? भाजपा जिस रणनीति पर काम करती है
क्या आप टीवी के निकट सहयोगी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर आज 3 राज्य जीतेगी और चौथे राज्य को समीकरण के तहत अपने काबू में लाएगी। जल्दबाजी तो नहीं कर रहा मैं। बीजेपी जरूर चाहेगी कि विजय की पार्टी को किसी बैसाखी की जरूरत पड़े और वो बैसाखी बीजेपी बने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एआईएडीएमके को जो जितनी सीटों में बढ़त है उसमें बीजेपी को कोई बहुत शेयर 3-4 सीटों से ऊपर का शेयर उसका होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इसलिए बैसाखी बनने की उनकी जो आकांक्षा है वो उसी बात पर निर्भर करेगी कि एआईएडीएमके की जितनी सफलता मिलती है उसमें बीजेपी का शेयर कितना है, बीजेपी का हिस्सा कितना उसको मिलता है। क्या आप मानते हैं गिरिजा जी, एक कोशिश चली थी भारतीय जनता पार्टी और टीवीके के बीच में गठबंधन को लेकर भी, क्या मानते हैं कि भाजपा भी चूक गई विजयकांत की क्षमता और जमीनी पकड़ का अंदाजा लगाने में? उसने एआईएडीएमके को वरीयता दी टीवीके के मुकाबले, क्या कहते हैं? ये बिल्कुल सही है कि उनको ऐसा लगा ही नहीं होगा कि एक नया चेहरा जो है वो इतना प्रॉमिसिंग हो सकता है। आप देखेंगे कि असम के जो चुनाव के बढ़त जो दिखाई दे रहे हैं हमको, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा बहुत आगे दिख रहे हैं, यदि उस पूरे परिदृश्य को देखेंगे तो वहां गठबंधन का बहुत बड़ा रोल रहा है। कांग्रेस इस बार वहां गठबंधन करने में चूक गई और बीजेपी ने बहुत बेहतर गठबंधन अपने पक्ष में किया। यदि ऐसा ही गठबंधन तमिलनाडु में बीजेपी कर ली थी तो जाहिर है कि आज वो आने वाली सरकार में उसका हिस्सा होता, लेकिन वो आकलन करने में कहीं वो चूक हुई है, ऐसा लगता है मुझे। अपन थोड़ा केरल में भी बात करते हैं। केरल में कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल हो सकता है कि भाई हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, पर सत्ता में वापसी का ये आंकड़ा केरल में कांग्रेस के लिए कितना कलहपूर्ण होने की संभावना आप देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस के साथ में तो दिक्कत ये है, बहुमत आ भी जाए तो कांग्रेस ही अपने बहुमत का निपटारा तसल्ली से करा देते हैं। केरल में ऐसी कितनी संभावना देखते हैं आप? कांग्रेस की दिक्कत ये है कि ब्लेम गेम में वो पार्टी चलती है। दरअसल दिक्कत ये है कि हाईकमांड के स्तर पर जिस तरह के निर्णायक फैसले लिए जाने चाहिए वो निर्णय लिए नहीं जाते, और उसके बाद जब चुनाव परिणाम आते हैं या कुछ और दूसरे परिणाम आते हैं तो फिर कई तरह के एक्सक्यूजेस क्रिएट किए जाते हैं कि हमारे जो संगठन हमारा कमजोर है, कार्यकर्ता हमारे नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का संगठन, कांग्रेस के कार्यकर्ता आप देखेंगे कि पूरे देश में गांव-गांव तक हैं। सवाल ये है कि जो निर्णायक फैसले पार्टी के स्तर पर होना चाहिए वो फैसले लेने में हाईकमांड कहीं चूक जाता है, और इसीलिए उनका जो कैजुअल अप्रोच है वो कांग्रेस को कहीं रिवाइव करने में बहुत बड़ी बाधा बनी है। मध्य प्रदेश का उदाहरण आप देखेंगे कि जितना बढ़िया उनको मौका मिला था सरकार बनाने का और सरकार चलाने का, वो उन्होंने गंवा दिया, और वो गंवाने में सिर्फ यही एक बड़ा कारण रहा है कि जो निर्णायक फैसले हाईकमांड के स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहिए वो हस्तक्षेप नहीं कर पाती। केरल में जो आप आशंका व्यक्त कर रहे हैं वो बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि केरल की जीत में कांग्रेस के जो बड़े नेता कांग्रेस के हैं उनकी कोई भूमिका नहीं है, जो स्थानीय नेता वहां के हैं उनकी बड़ी भूमिका है, और उसमें भी 2-3-4 नेता जिनकी बड़ी भूमिका रही है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री कौन बने इसको लेकर वहां एक संकट आ सकता है। यदि कांग्रेस का नेतृत्व समझदारी से इसको टैकल नहीं करता है तो फिर वो जिस संकट की ओर आप इशारा कर रहे हैं उससे जरूर कांग्रेस को सामना करना पड़ेगा। उस संकट का सामना करना पड़ेगा, ये कहना है। मैं वापस पश्चिम बंगाल की ओर चलता हूं गिरजा जी। जनता से कनेक्ट करने के संदर्भ में भाजपा और नरेंद्र मोदी, इस पर भी आपकी कोई टिप्पणी जरूरी है? झालमुड़ी, मतलब रोज लोग खाना खाते हैं, उसकी इतनी चर्चा नहीं होती। मोदी जी एक दुकान पर 10 रुपए देकर झालमुड़ी क्या खाए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो चर्चा का विषय हो गया। अभी रुझान आए हैं, तमाम चैनल पोर्टल्स पर खबर चल रही है, जहां मोदी ने झालमुड़ी खाई उस सीट पर भाजपा आगे चल रही है। तो लोगों का इतने से मन नहीं भरा, तो फिर आया कि जिस जिले में खाई उस जिले की 4 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है। हो सकता है थोड़ी देर में आए कि मोदी जी ने झालमुड़ी खाई, उस पश्चिम बंगाल में भाजपा आगे चल रही है। तो झालमुड़ी, मोदी जी और चुनाव, गिरजा जी की टिप्पणी में जो है वो इमोशन, सेंटिमेंट्स और ये प्रतीक ये बहुत काम करते हैं।
जी जाहिर है कि मोदी जी का झालमुड़ी खाना एक अच्छा संकेत था, एक अच्छा प्रतीक था, जो बीजेपी के पक्ष में जाने के लायक मुद्दा था, और बीजेपी ने उसको इनकैश करने की पर्याप्त कोशिश की। जी इसका कितना फायदा उसको मिला इस एक मुद्दे का, ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनाव किसी एक मुद्दे से हारा जीता नहीं जाता। जी। लेकिन जो बीजेपी के ऊपर एक बाहरी पार्टी होने का, गैर बंगाली पार्टी होने का जो हमेशा आरोप लगता रहा है, और जो अस्मिता की लड़ाई ममता बनर्जी लड़ती रही और जीतती रही है, उसमें कहीं न कहीं बीजेपी को एक फायदा हुआ है। एक प्रतीकात्मक रूप से झालमुड़ी को प्रधानमंत्री ने चुनाव का एक मुद्दा तो जरूर बना दिया। जी। तो कुल मिला के वो मुद्दा बना पाने में कामयाब रहे, ये गिरिजा शंकर जी का आकलन है। एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो गिरिजा शंकर जी से अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। हाल फिलहाल सत्ता परिवर्तन की अगर हम बात कहें तो सत्ता परिवर्तन के संदर्भ में स्पष्ट आसार इस समय तमिलनाडु में है, केरल में है और पश्चिम बंगाल में है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के संदर्भ में असम और पुडुचेरी 100% कब्जे में है, ये रुझान बता रहे हैं। इन रुझानों के बीच एक छोटे से ब्रेक पड़ जाता है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चित और वरिष्ठ विश्लेषक गिरिजा शंकर जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ इन रुझानों पर कुछ और विस्तार से बात करेंगे।